नमस्कार दोस्तों, 4 अप्रैल 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 4 से 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक आर्टिकल है गॉड्स एंड कॉमरेड्स। बेसिकली यहाँ पे एक छोटा सा व्यू पॉइंट दिया हुआ है। क्या व्यू पॉइंट दिया हुआ है? तमिलनाडु में ऐसा बताया जा रहा है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, मार्क्सिस्ट फैक्शन है, ये अब टेम्पल एक्टिविटीज में, रिलीजन के अफेयर्स में थोड़ा बहुत इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं। कम्युनिस्ट की जो विचारधारा होती है, जो आइडियोलॉजी होती है, वो कुछ ऐसी होती है कि भाई रिलीजन को ज्यादा मानते नहीं है, रिलीजियस मैटर्स से वो दूर रहते हैं। लेकिन इनका ऐसा बोलना है कि जो संघ परिवार है, बीजेपी है, आरएसएस है, ये साउदर्न स्टेट्स में ओवरऑल बहुत ज्यादा रिलीजन में इन्वॉल्व होकर लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं ये जो द्रविडियन पार्टीज हैं, ये जो सीपीआई और आप कह लो एआईए, डीएमके, ये पार्टीज कहीं पीछे ना छूट जाएं, इसलिए ये पार्टीज, इनफैक्ट सीपीआई मार्क्सिस्ट, ये एक्टिवली इन्वॉल्व हो रही है टेम्पल अफेयर्स में, रिलीजन के मैटर में। तो इस रिस्पेक्ट में जो व्यू पॉइंट दिया हुआ है, इसको देखेंगे। फिर रिसेंटली अगर आप देखो तो वर्ल्ड वाटर डे के दिन एक आप कह लीजिए सेमिनार हुआ था। ग्राउंड वाटर, वर्ल्ड वाटर डे की जो थीम थी बेसिकली ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। इसके रिस्पेक्ट में इंडिया के अंदर ग्राउंड वाटर का मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स पॉइंट आउट की गई हैं। फॉर एग्जांपल ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर में पॉन्ड्स आते हैं, नदियों का पानी आता है, तो इनको अलग तरीके से हम मैनेज करते हैं, ग्राउंड वाटर को अलग तरीके से मैनेज करते हैं, जबकि इन दोनों को साथ मिलकर मैनेज करने की जरूरत है। इसलिए ग्राउंड वाटर कमीशन और सेंट्रल वाटर कमीशन को एक कर देना चाहिए। तो बेसिकली ग्राउंड वाटर के मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में कुछ व्यू पॉइंट, कुछ आइडियाज इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दिए गए हैं, इसको देखेंगे। फिर यूक्रेन के लेके ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का गेम चल रहा है और इंडिया इस गेम को बहुत प्रॉपर तरीके से खेल रहा है, इस रिस्पेक्ट में एक व्यू पॉइंट दिया हुआ है, इस व्यू पॉइंट को यहां पे देखेंगे। फिर एक आर्टिकल, ये जो रिग्रेसिव एक्सेप्शन वाला है, मैरिटल रेप एक्सेप्शन, ये मैं ऑलरेडी अलग से वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, वीडियो चैनल पे लाइव है, आप वहां जाके देख सकते हैं। फिर कैपिटल स्पेंडिंग को बढ़ाने की बात की गई है। कैपिटल स्पेंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। रिसेंटली जो डाटा निकल के आया है ओवरऑल 8 कोर सेक्टर्स का, इसके रिस्पेक्ट में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। फरवरी का डाटा देखने में बहुत अच्छा लग रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में, बट अगर आप जनवरी 2022 से फरवरी 2022 को कंपेयर करोगे तो ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसको यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। फिर एफ्स्पा को कुछ डिस्ट्रिक्ट से हटाया गया है। ये जो 3 स्टेट्स हैं आपके नॉर्थ ईस्ट के, एक हो गया नागालैंड, दूसरा हो गया आसाम, तीसरा हो गया मणिपुर, इसके लिमिटेड पॉकेट से एफ्स्पा हटाया गया। किन किन पॉकेट से एफ्स्पा हटाया गया, इसका क्या इंटेंडेड इफेक्ट आ रहा है, और एफ्स्पा एक्चुअली में किस बेसिस पे हटाया गया है, आगे क्या क्या हो सकता है इस पूरे के पूरे इशू को लेके, इस रिस्पेक्ट में एक व्यू पॉइंट है, इसको डिस्कस करेंगे। तो टोटल 5 आर्टिकल्स का जो बेसिक सार है, इसको मैं यहां पे आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। शुरुआत करते हैं। फॉर अ फुल रिपील, The relaxation of AFSPA is welcome, but the demand for full repeal should be considered से आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक आपने शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर्स की पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। इफ पॉसिबल फॉर यू फ्रेंड्स, क्लिक द ज्वाइन बटन। आपके ज्वाइन बटन दबाने से खासा मदद मिलती है, तो क्लिक इट, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपको जो भी टॉपिक्स में डिस्कस कर रहा हूं उसके रिस्पेक्ट में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मालूम है तो उसको भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि बाकी बच्चे पढ़ के उससे कुछ एक्स्ट्रा सीख सकें। तो देखिए, लंबे समय से एक मेजर डिमांड चल रही है कि नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में, या फिर जिन जिन भी इलाकों में ये जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है, जिसको हटाया जाए। इरुम शर्मिला का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने तो सालों लंबा एक कह सकते हैं कि अनशन किया है एफ्स्पा को हटाने के लिए। अनफॉर्चुनेटली वो दुनिया से चली गई, एफ्स्पा पूरी तरीके से हटा नहीं। लेकिन पिछले कुछ महीनों में देखोगे, पिछले साल में स्पेसिफिकली, जब दिसंबर में नागालैंड की मून डिस्ट्रिक्ट में कांड हो गया था, 13 सिविलियंस की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद से तो बहुत भयंकर एक प्रकार का मूवमेंट सा चलाया गया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कि एफ्स्पा हटाओ। फाइनली यहां पे कुछ प्रोग्रेस निकल के आ रही है। 1 अप्रैल को एक ऑर्डर आया। ये ऑर्डर 6 महीने के लिए एप्लीकेबल है। एफ्स्पा को यहां पे सर्टेन पॉकेट से हटाया गया है। कहां कहां से हटाया गया है? तो अगर आप देखो तो नागालैंड के अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट्स की 15 पुलिस स्टेशन में एफ्स्पा हटा दिया गया, लेकिन अभी भी नागालैंड की 13 डिस्ट्रिक्ट्स की 57 पुलिस स्टेशन में एफ्स्पा लगा हुआ है। मतलब पूरी तरीके से एफ्स्पा नहीं हटा है। नागालैंड की 7 डिस्ट्रिक्ट में 15 पुलिस स्टेशन में एफ्स्पा हटा दिया गया। आसाम की बात करें तो आसाम में 23 डिस्ट्रिक्ट से पूरी तरीके से एफ्स्पा हटा दिया गया। केवल 9 डिस्ट्रिक्ट्स में एफ्स्पा अभी भी आसाम में लगा हुआ है। और वहीं पर अगर आप मणिपुर की बात करो तो मणिपुर की 16 डिस्ट्रिक्ट्स के 82 पुलिस स्टेशन में एफ्स्पा लगा हुआ है, लेकिन 6 डिस्ट्रिक्ट्स के 15 पुलिस स्टेशन में एफ्स्पा को हटा दिया गया है मणिपुर के अंदर। तो आप देख रहे हो कि यहां पे एफ्स्पा का डिसीजन एक वन स्ट्रोक में पूरी आप कह लो स्टेट के लिए नहीं लिया गया है, एरिया वाइज इस एफ्स्पा के डिसीजन को यहां पे टेकअप किया गया। तो ऑब्वियस सी बात है
अगर आप एरिया वाइज डिसीजन को टेकअप कर रहे हो तो उसके बियॉन्ड कोई रैशनल होगा, कोई प्रॉपर लॉजिक होगा। कहीं ना कहीं इन इलाकों में कम बवाल देखने को मिला होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर सुधरे होंगे, वायलेंस कम हुआ होगा, तब जाके इन एफस्पा को हटाया गया। तो बेसिकली यहां पे जो पॉपुलर डिमांड हो रही है एफस्पा को हटाने की, इसने कम फैक्टर किया है और ओवरऑल इन इलाकों में वायलेंस घटा है, एडमिनिस्ट्रेटिव आप कह लो हायरार्की प्रॉपर तरीके से इवॉल्व हुई है, लोग सरकार के साथ इंगेज कर रहे हैं, इसीलिए केस बाय केस बेसिस पे सिलेक्टिव इलाकों में एफस्पा हटाया गया। बट नॉनदलेस ओवरऑल ये जो डिसीजन है ये एक पॉजिटिव शुरुआत है। एटलीस्ट जिन इलाकों में एफस्पा हटा है उन इलाकों में रहने वाले लोग तो डेफिनेटली इस डिसीजन का वेलकम करेंगे, और बाकी इलाके के लोग ऑब्वियस सी बात है अभी भी आप कह लो एक प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी बातों को असर्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, एफस्पा को हटाने के लिए मेहनत करेंगे। और देखिए खास बात यह कि मान लीजिए नागालैंड की 15 डिस्ट्रिक्ट्स 15 पुलिस स्टेशन से एफस्पा हटाया गया, तो कहीं ना कहीं उन इलाकों में कुछ ना कुछ पॉजिटिव हुआ होगा। तो जहां पे अभी एफस्पा लगा हुआ है वहां के लोगों की अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कम्युनिटी पुलिसिंग के थ्रू वायलेंस के इंसिडेंसेस को कम करें, आर्म फोर्सेस के साथ अच्छी तरीके से इंगेज करें। अगर ये सब चीजें होंगी तो डेफिनेटली इन इलाकों से भी आगे एफस्पा हटा दिया जाएगा। तो एक प्रकार का कॉम्पिटिशन आएगा उन इलाकों में जहां अभी भी एफस्पा लगा हुआ है कि वो इन इलाकों में शांति लेके आ पाए, पीस लेके आ पाए, वायलेंट एक्टिविटीज में नॉ इन्वॉल्व हो, तब एफस्पा हटा दिया जाएगा। एफस्पा को हटाने के लिए पहले एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज थे बीपी जीवन रेड्डी साहब। 2005 में इनकी लीडरशिप के अंदर एक 5 मेंबर की कमेटी बनाई गई थी, इसमें सिविल सोसाइटी के भी मेंबर्स थे, और ओवरऑल उस समय पे एफस्पा को हटाने की बात की गई थी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से। लेकिन उस समय पे एफस्पा नहीं हटाया गया क्योंकि टेररिज्म ज्यादा था, ओवरऑल हॉस्टाइल और वायलेंट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा थी। फिर आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एन संतोष हेगड़े की लीडरशिप के अंदर एक कमेटी बनाई थी 2013 में, जो कि मणिपुर के अंदर इनकाउंटर किलिंग्स को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, और यह बोला गया था कि हर 6-6 महीने पे एफस्पा को हटाने के ऊपर मीटिंग वगैरह होगी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्म्ड फोर्सेस इम्यून नहीं हो सकती। अगर आर्म्ड फोर्सेस किसी भी इलाके में अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज कर रही हैं और ड्यूटीज के डिस्चार्ज के समय पे वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करती हैं, तो इन आर्म्ड फोर्सेस को उतना ही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। तो बेसिकली इन सारे स्टेप्स के बाद कहीं ना कहीं ओवरऑल एफस्पा की जो आप कह लीजिए जो एफस्पा को लगाने का ये जो स्टेप है, इसको समय समय पे क्वेश्चन किया जाता रहा है, लेकिन हटाया इसको नहीं गया। इतने लंबे समय तक ये क्यों लगा हुआ है, और अब फाइनली इसको हटाने के प्रति आप कह लीजिए एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है, और अच्छा इनिशिएटिव है। क्योंकि बात ये है ना कि अगर आप लिमिटेड इलाकों से जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है वायलेंस में और एडमिनिस्ट्रेशन में, उनसे एफस्पा हटाते हो और बाकी इलाके से रिव्यू बाय रिव्यू बेसिस पे हटाते हो, तो बाकी इलाके को लोगों के में अंदर एक इंसेंटिव होगा कि भाई चलो हम थोड़ी शांति से रहते हैं, तो एफस्पा हट जाएगा। दूसरा, जिस जगह से एफस्पा हट गया है वहां के लोग इस बात को इंश्योर करेंगे कि वो किसी वायलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि अगर इन्वॉल्व हुए तो कल की डेट में फिर से एफस्पा इंपोज किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा मेजर इवेंट होता है जहां पे हमारे आर्म फोर्सेस के मेंबर शहीद हो जाते हैं, उनको चोट लग जाती है, उनकी जान जाती है, तो फिर से उन इलाकों में एफस्पा लग सकता है इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पे। तो ये व्यू पॉइंट यहां पे दिया हुआ है, इस व्यू पॉइंट को हमने ढंग से समझा। नेक्स्ट बात करेंगे प्लेइंग द स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी गेम। इसको लिखा है हैप्पीमैन जैकब साहब ने। क्या क्या बता रहे हैं यहां पे हैप्पीमैन जैकब साहब? तो भैया यूक्रेन का रशियन इन्वेजन हुआ, डिप्लोमेटिक एक्टिविटी की फ्लरी हुई, बहुत सारे विजिटर्स इंडिया के अंदर आए। कुछ लोग ये बोल रहे थे कि भाई न्यू दिल्ली का जो रिस्पॉन्स है रशिया को लेके वो गलत है, रशिया को क्रिटिसाइज करना चाहिए। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ठीक है भाई, रशिया को जो आप सपोर्ट कर रहे हो बिल्कुल सही है। चाइना के जो वांगी आए थे वो यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि हम अपनी एक रीजनल ग्रुपिंग बना सकते हैं, रशिया इंडिया चाइना की रीजनल ग्रुपिंग बना सकते हैं ओवरऑल। पाकिस्तान के जनरल बाजवा की तरफ से यहाँ पे स्टेटमेंट आया कि भैया चाइना इंडिया पाकिस्तान तीनों मिलकर ओवरऑल यहाँ पे कुछ मैटर्स पे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इस प्रकार की बातें यहाँ पे बोली गई हैं। लेकिन एंड में हैप्पीमैन जैकब साहब भी यही व्यू पॉइंट दे रहे हैं कि भाई एक ऐसा देश जो कि डेवलपिंग है, एक ऐसा देश जो अभी भी पैंडेमिक के एफर्ट से उभर रहा है, उससे ये एक्सपेक्ट करना कि भाई हम नुकसान उठा के इस पर्टिकुलर रशिया को ऊपर सैंक्शंस को सपोर्ट करें यूक्रेन के अगेंस्ट, वो सही नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज दुनिया की ये बोल रही हैं कि ये जो लड़ाई है ना रशिया वर्सेस यूक्रेन, इसको डेमोक्रेसी वर्सेस नॉन डेमोक्रेसी की लड़ाई माना जा रहा है। ये आइडियोलॉजी बेसिस पे इस वॉर को प्रोटेक्ट करना गलत है। यूएस ये जो दुनिया भर को दिखाने की कोशिश कर रहा है ना कि रशिया नॉन डेमोक्रेटिक फ्रंट को बिलोंग करता है और ये जो यूक्रेन है ये डेमोक्रेटिक फ्रंट को बिलोंग करता है, इस प्रकार से इस वॉर को एक आइडियोलॉजिकल एंगल देना ये बिल्कुल गलत होगा, ये एकदम भी सही नहीं है। ये
गलत है, क्योंकि इसके बेसिस पे क्या है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं ये इंडिया को बोल रही हैं कि अपनी डेमोक्रेसी के नाम पे कुछ नुकसान उठा लो, कुछ महंगाई ले आओ, लेकिन यूक्रेन को सपोर्ट करो, रशिया के अगेंस्ट बोलो। इंडिया ने बोला ये नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी वी आर सफरिंग फ्रॉम अ डेबिलिटेटिंग इंपैक्ट ऑफ कोविड-19। तो रशियन डिस्काउंटेड ऑयल खरीदना हमारी रिक्वायरमेंट है। डिफेंस इक्विपमेंट का हमें अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस चाहिए। हम नहीं चाहते कि जियोपॉलिटिकली हम और कमजोर पड़ जाएं। दलीप सिंह इंडिया के अंदर आए यूएस की तरफ से, उन्होंने सीधे सीधे इंडिया को धमकी दी कि कल की डेट में चाइना जब एलएसी पे इनकर्जन करेगा तो रशिया तुम्हारी हेल्प के लिए नहीं आएगा। कुछ हद तक दलीप सिंह की बात बिल्कुल सही थी, चाइना इनकर्जन करेगा, स्मॉल स्केल वॉर शुरू होता, रशिया हेल्प के लिए नहीं आएगा। लेकिन अभी हम रशिया के अगेंस्ट होके अपने डिस्टर्ब्ड नेबरहुड में एक और दुश्मन अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑलरेडी पाकिस्तान और चाइना एंटी इंडिया कंट्रीज हैं। कल की डेट में हम रशिया के साथ भी दुश्मनी मोल लें तो उनसे भी डिफेंस सप्लाई बंद हो जाए, ऑयल सप्लाईज बंद हो जाए, वो इंडिया के स्ट्रैटेजिक हित में नहीं होगा। और इंडिया के डिसीजन को बड़ा ही स्ट्रैटेजिक और प्रॉपर तरीके से यहां पे हैप्पीमैन जैकब सामने दिखाया है। न्यू दिल्ली ने रशिया के मिलिट्री एग्रेशन को क्रिटिसाइज नहीं किया। इसी प्रकार से नई दिल्ली ने, इंडिया ने, अमेरिका ने जो इन्वेजन किया था ना इराक के ऊपर 2003 में, उसको भी क्रिटिसाइज नहीं किया था। क्यों क्रिटिसाइज नहीं किया था? क्योंकि जो दोनों ही इन्वेजन हुए हैं ये हमारे नेबरहुड में नहीं हुए। इराक भी हमसे काफी दूर है, यूक्रेन भी हमसे काफी दूर है, तो हमने दोनों ही इन्वेजन को क्रिटिसाइज नहीं किया। तो ऐसे तो अगर देखा जाए तो यूक्रेन के अगेंस्ट रशिया अग्रेसर की तरह काम कर रहा है, तो अगर हम रशिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो 2003 के इराक इन्वेजन को, यूएस को भी हमको क्रिटिसाइज करना चाहिए था। पर हमने उस समय पे ऐसा नहीं किया था। उस समय पे तो यूरोपियन और यूएस कंट्रीज इंडिया को भाषण नहीं दे रही थी, आज कैसे भाषण दे रही हैं? तो ये व्यू पॉइंट यहां पे दे रखा है। एक अच्छी बात यहां पे ये नजर आ रही कि चूंकि दुनिया भर की कंट्रीज इंडिया की तरफ आ रही हैं, इंडिया के स्टैंड को वू करने की कोशिश कर रही हैं, कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल सिस्टम में इंडिया को एक साइड पे लाने की कोशिश कर रही हैं, तो ये दिखाता है कि भाई इंडिया इंटरनेशनल मैटर्स में, इंडिया का स्टैचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है पिछले कई सालों में। इस बात को तो चाइना भी खुद यहां पे ओवरऑल एक्सेप्ट कर चुका है कि आगे आने वाले समय में इंडिया का स्टैचर बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और दुनिया भर की कंट्रीज इंडिया को अपने खेमे में लाने की कोशिश करेंगी। चाइना ओवरऑल इस यूक्रेन वॉर को एक अपॉर्चुनिटी लेके ये जो वेस्टर्न डोमिनेटेड इंटरनेशनल सिस्टम है इसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वांग ही इंडिया के अंदर आए। एक प्रकार का रशिया इंडिया चाइना ट्राइलेटरल समिट को इन्होंने स्ट्रांग करने की कोशिश की, हालांकि हमने उनको ज्यादा यहां पे एंटरटेन नहीं किया। लॉन्ग टर्म में जरूरी यह है कि इंडिया के रिश्ते वेस्ट के साथ भी अच्छे रहें और इंडिया के रिश्ते रशिया के साथ भी अच्छे रहें, क्योंकि चाइना नो डाउट लॉन्ग टर्म में स्ट्रैटेजिकली इंडिया का एक बहुत बड़ा अपोजिशन बनने वाला है। ये जो साउथ एशिया की पॉलिटिक्स है, साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में आप चाहो चाहे ना चाहो एक समय पे चाइना सेंट्रिक एशियन जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बनेगा। ये यहां पे हैप्पीमैन जैकब साहब बोल रहे हैं। हैप्पीमैन जैकब साहब का ये जो व्यू पॉइंट है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को अच्छा ना लगे, मुझे भी ये उतना पोटेंट नहीं लगा, बट फिर भी इनका व्यू पॉइंट है तो डिस्कस करते हैं। ये बोल रहे हैं कि एक टाइम के बाद ये जो एशियन रीजन है, इस एशियन रीजन का एक ही माई बाप होगा और वो माई बाप होगा चाइना। ये आगे आने वाले समय में होने वाला है। चाइना के सामने ना यूएस की, ना ही यूके की, ना ही किसी और यूरोपियन कंट्री की चलेगी और इस चाइना डोमिनेटेड सिस्टम में इंडिया को रहना पड़ेगा। तो इंडिया ज्यादा अच्छी तरीके से तब परफॉर्म कर सकता है अगर इंडिया अपने इंगेजमेंट्स को प्रॉपरली इंटरनेशनल रखे और सिर्फ चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम करे। अब किस हद तक चाइना एशियन रीजन में डोमिनेट करेगा ये देखने वाली बात है। ऑलरेडी इंडिया अपने मूव्स कर रहा है। बिम्स्टेक के समिट के थ्रू हम बे ऑफ बंगाल की जो लिटोरल कंट्रीज हैं, पाकिस्तान को छोड़ के, उनके साथ इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेशनली हम इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया के साथ हम इन्वॉल्व हो रहे हैं, यूएस के साथ भी साइमल्टेनियसली हम इन्वॉल्व हो रहे हैं। किस हद तक चाइना को हम काउंटर कर पाते हैं, किस हद तक हम एलईसी के इनकर्जन को न्यूट्रलाइज कर पाते हैं, ये तो भाई देखो टाइम ही बताएगा। तो इस आर्टिकल का व्यू पॉइंट हमने डिटेल में यहां पे डिस्कस कर लिया। फिर नेक्स्ट बात करते हैं गॉड्स एंड कॉमरेड्स, एंटिसिपेटिंग अ हिंदुआइजेशन ऑफ तमिलनाडु पॉलिटिक्स, द सीपीआईएम सीकिंग टू एंटर द टेंपल अरेना। तो भाई यहां पे जो तमिलनाडु की जो सीपीआईएम पार्टी है, इसने ये डिसीजन लिया है कि अब जो तमिलनाडु के टेंपल फेस्टिवल्स हैं उसमें हम लोग पार्टिसिपेट किया करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो संघ परिवार है जो कि बीजेपी के साथ एसोसिएटेड है, ये टेंपल्स और फेस्टिवल एक्टिविटीज में बहुत इन्वॉल्व होता है। तो चूंकि बहुत हद तक ये जो संघ परिवार है, बीजेपी है, ये धर्म के नाम पे तमिलनाडु के जो लोग हैं उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो जरूरी ये है कि ये हिंदुत्व ग्रुप्स बहुत ज्यादा यहाँ पे डोमिनेंस ना ले लें। इससे बेटर ये है कि जो सीपीआईएम है ये भी ग्राउंड लेवल पे रिलीजन में इन्वॉल्व हो। लेकिन अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट एजेंडा पे चलती है और कम्युनिस्ट एजेंडा में धर्म की बहुत कम इंपॉर्टेंस होती है।
तो क्या यहां पे सीपीआई-एम पार्टी अपनी आइडियोलॉजी बदल रही है? तो ऐसा नहीं है। सीपीआई-एम पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी के बालाकृष्णन साहब ने भी रिसेंटली कुछ अनाउंसमेंट किए हैं। पार्टी सेक्रेटरीट के पी शानमुगम साहब ने अनाउंसमेंट किए। इन्होंने बोला कि देखिए, आइडियोलॉजिकली पार्टी कोई शिफ्ट नहीं दिखा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीपीआई-एम पार्टी धर्म के अगेंस्ट है। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एम तमिलनाडु में इस प्रकार से रिएक्ट कर रही है। देश के अलग अलग भागों में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज किस प्रकार से धर्म के साथ इंगेज करती हैं, ये देखना जरूरी है। क्योंकि अगर आप देखो तो सेंट्रली जो बीजेपी की सरकार और जो संघ परिवार है, इसको तो ये देखा जाता है कि हाँ भाई, ये हिंदुत्व एजेंडा को आगे पोर्ट्रे कर रहे हैं। अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी वेस्ट बंगाल की बात करो, तो वेस्ट बंगाल के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो दुर्गा पूजा में पार्टिसिपेट करते हैं। उनका ये बोलना है कि भाई देखिए, हम भगवान और धर्म के अगेंस्ट नहीं है। टेम्पल्स में, फेस्टिवल्स में गॉड और भगवान के आइडियाज को आगे प्रोपोगेट करना, इन सब, देखिए अगर आप प्री इंडिपेंडेंस एरा में चले जाओगे, उस समय पे जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, उस कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में धर्म के लिए कोई भी जगह नहीं थी। लेकिन आज की डेट में अगर आप धर्म को बिल्कुल साइड कर दोगे तो इंडियन पॉलिटिक्स में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। शायद कुछ यही एक व्यू पॉइंट सीपीआई-एम पार्टी को तमिलनाडु में रिलीजन के साथ इंगेज करने की तरफ खींच रहा है। क्योंकि अगर आप रिलीजन के साथ इंगेज नहीं करोगे तो आप सर्वाइव ज्यादा कर नहीं पाओगे। फिर अगर बात की जाए द्रविडियन मूवमेंट की पार्टीज की, तो तमिलनाडु के अंदर द्रविडियन मूवमेंट की दो पार्टीज हैं। द्रविडियन मूवमेंट की वो कौन कौन सी हैं? एक तो है भाई दरिंद मुदित कजगम, जिसके फाउंडर थे सीएन अन्नादुरई, और दूसरी थी एआईएडीएमके, जिसको फाउंड किया था एमजी रामचंद्रन साहब ने। एमजी रामचंद्रन साहब को किसी भी प्रकार के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, पूरी दुनिया उनको जानती है। अब तो खैर पिक्चरें वगैरह ही बन चुकी हैं रामचंद्रन साहब पे और ओवरऑल जयललिता जी पे। तो अगर आप देखो, डीएमके के फाउंडर थे जो अन्नादुरई साहब। इन्होंने एक समय पे एक स्लोगन दिया था, ऑंद्रे कुलम उरुवाने देवन, मतलब ह्यूमैनिटी इज वन एंड वी हैव ओनली वन गॉड। फिर उन्होंने ये बोला कि भाई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भगवान हो ही ना, टेम्पल्स हो ही ना, लेकिन ओवरऑल इन टेम्पल्स में अलग अलग लोग अपने रिलीजियस एजेंडा को फैलाते ना फिरें, ये डीएमके की सोच थी। बाद में जब एआईएडीएमके के फाउंडर आए एमजी रामचंद्रन साहब, तो ये भक्त इंसान थे, टेम्पल्स वगैरह जाते थे, पूजा करते थे। एक मुकाम्बिका टेम्पल है, वहां पे अक्सर कर रामचंद्रन साहब जाया करते थे। इसके बाद जो इनकी पॉलिटिकल हेयर थी तमिलनाडु के अंदर, एआईएडीएमके के अंदर जयललिता जी, ये भी टेम्पल्स वगैरह जाती थी। तो पूरी तरीके से ये जो द्रविडियन पार्टी के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो एंटी रिलीजन नजर नहीं आए। कहीं ना कहीं उनकी भगवान में आस्था थी और वो लोगों को सामने से दिखाते थे। अभी के लिए जो तमिलनाडु के सीएम है एमके स्टालिन साहब, वैसे तो ये रिलीजियस एक्टिविटीज से दूर रहते हैं, लेकिन ओवरऑल इन्होंने बोला कि हम एंटी हिंदू पार्टी नहीं, हम भगवान के अगेंस्ट नहीं है। जो पूजा करना चाहे भगवान की वो पूजा करे। अब आज की डेट में ये कम्युनिस्ट, ये द्रविडियन पार्टीज, वेस्ट बंगाल के अंदर कम्युनिस्ट सरकार, टीएमसी, ये धर्म के मुद्दे पे सोचने को मजबूर हो गई है। इनका ये बोलना है कि जो बीजेपी पार्टी है, संघ परिवार है, ये बहुत ज्यादा प्रो हिंदुत्व ग्रुप है, हिंदुत्व लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। तो हम बिल्कुल सेक्युलर रह के एंटी हिंदुत्व ना नजर आए, हमारे वोट जो है वो बीजेपी के पास ना चले जाएं। इसीलिए अब आप देखोगे तो कम्युनिस्ट और द्रविडियन पार्टी के जो मेंबर्स हैं, वो भी धोरा धोरा सीधे सीधे अब धर्म के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि संघ परिवार पूरी अपॉर्चुनिटी अपने पास ना ले जाए। कुछ इस प्रकार का व्यू पॉइंट इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दिया हुआ है। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। लिफ्ट स्पेंडिंग, द सेंटर मस्ट क्रैंक अप कैपिटल स्पेंडिंग इफ इट वांट्स टू स्टोक द इकोनॉमी। देखिए, फरवरी का ऑफिशियल डाटा निकल के आ चुका है 8 कोर सेक्टर्स का, और इसमें यह पता चला है कि फरवरी 2022 में 5.8% की ग्रोथ हुई है। अब फरवरी 2022 की जो 8 कोर सेक्टर्स की ग्रोथ है, इसको कंपेयर किया जा रहा है फरवरी 2021 से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फरवरी 2021 में जो प्रोडक्शन था वो 3.3% से घटा था व्हेन कंपेयर टू फरवरी 2020। तो इसीलिए फरवरी 2022 का प्रोडक्शन फरवरी 2021 के कंपैरिजन में 5.8% ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप फरवरी 2022 के डेटा को जनवरी 2022 से कंपेयर करोगे तो आपको इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नीचे जाते नजर आएंगे। फरवरी 2022 का डाटा जनवरी 2021 के कंपैरिजन में 5.3% नीचे गिरा है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एक इंपॉर्टेंट बिजनेस इंडिकेटर होता है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है मतलब बिजनेसेस थ्राइव कर रहे हैं, बिजनेसेस आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर ओवरऑल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 20% कंट्रीब्यूट करता है, और ये जनवरी 2022 के कंपैरिजन में फरवरी 2022 में 3.3% घटा है।
फिर अगर आप स्टील फैक्टर की बात करो, स्टील सेक्टर इकोनॉमी में बहुत मेजर रोल प्ले करता है, चाहे घर बनाना हो, चाहे कार बनाना हो, चाहे इंजीनियरिंग पार्ट्स बनाने हो, स्टील की जरूरत पड़ती है। इसका प्रोडक्शन फरवरी 2022 में जनवरी 2022 के कंपैरिजन में 5.2% घटा है। फिर अगर आप बात करो तो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 28% रोल प्ले करते हैं। इसका प्रोडक्शन भी बहुत हद तक गिरा है, 8% गिरा है फरवरी 2022 में व्हेन कंपेयर टू जनवरी 2022। कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो कोरोना का इंपैक्ट, ओमिक्रॉन वेव, ये कहीं ना कहीं इस पूरी की पूरी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब फरवरी 2022 का डाटा भले ही फरवरी 2021 से अच्छा हो, लेकिन फरवरी 2022 का डाटा जनवरी 2022 के कंपैरिजन में काफी गड़बड़ चल रहा है। और ये जो रोड टू फुल रिकवरी है ना, ये थोड़ी बम्पी नजर आ रही है, क्योंकि प्रोडक्शन लेवल उस लेवल पे यहां पे नजर आ नहीं रहे। अगर आप इन्फ्लेशन देखोगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो अपर टॉलरेंस लिमिट है 6% की, 4 ± 2% के सिद्धांत पे चलते हैं, तो इन्फ्लेशन 2% से नीचे होना नहीं चाहिए, 6% से ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन पिछले 2 महीनों से लगातार 6% से ऊपर चल रहा है। तो ये देखा जाए तो एक अच्छा इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं है। अब अगर आप देखो तो इसी हफ्ते आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होने वाली है और पूरा इंडिया इस मीटिंग की तरफ देख रहा है। सारे लोगों को, ज्यादातर लोगों को, बहुत सारे लोगों को उम्मीद है कि यहां पे जो बेंचमार्क रेपो रेट है इसके नंबर को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसके नंबर को कम रखने के चलते मार्केट में जो पैसे का फ्लो है, लिक्विडिटी है, वो ज्यादा है, और ज्यादा लिक्विडिटी होने के चलते इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब चूंकि 6% इन्फ्लेशन क्रॉस कर गया है तो मार्केट में लिक्विडिटी कम करना जरूरी है। एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस हटेगा, रेपो रेट बढ़ेगा, इस प्रकार की उम्मीद लगाई जा रही है। अब एक्चुअली में क्या होगा वो तो जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीट बैठेगी तब पता चलेगा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको आप बोलते हो गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, चाहे वो प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चाहे पब्लिक हो, प्राइवेट मतलब कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है ना, जो बिजनेसेस हैं, जो मार्केट में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे आपके जैसे लोग हैं, हमने बैंक से उधार उठाया और मैंने जाके मान लो अपना एक रेस्टोरेंट खोल दिया, या किसी लेडी ने अपना खुद का पार्लर खोल दिया, तो इसको आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट, मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रही है। बाहर की कोई चाइनीज कंपनी आई, उसने इंडिया के अंदर कोई स्टील का प्लांट खोल दिया, तो ये होता है प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर। पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो सरकार पैसा खत्म करती है इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाने में। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर टोटल फरवरी 2022 में फरवरी 2021 के कंपैरिजन में केवल 0.8% बढ़ा है। अगर आप अप्रैल से फरवरी का टाइम देखो, मतलब अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 तक का ये जो 11 मंथ का समय है, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर 20% बढ़ा है। वैसे तो सरकार का टारगेट था कि 2021-22 में सरकार 1.2 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, लेकिन एक्चुअली में मार्च 2022 में सरकार ने कम पैसा खत्म किया। एक मिनट, सरकार के पास मार्च में 1.2 लाख करोड़ खर्च करने को बचा था। आई एम सॉरी, मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में सरकार का यह टारगेट था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा 6 लाख करोड़ का। ध्यान दीजिएगा, अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 के बीच में सरकार का टारगेट था कि 6 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन मार्च के महीने पे 1.2 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर का पैसा सरकार के पास बचा हुआ था। लेकिन सरकार ने ये सारा पैसा खत्म नहीं किया है। क्यों नहीं खत्म किया है? क्योंकि सरकार के पास कमाई नहीं आई थी। जब बजट पेश होता है तो एक्सपेंडिचर कमाई दोनों लिखी जाती है। अब कमाई के रिस्पेक्ट में जितना सरकार ने टारगेट बनाया था कि डाइवेस्टमेंट करके, डिसइन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाया जाएगा, उतना सरकार के पास पैसा आया नहीं। तो आपके पास पैसा आया नहीं, कमाई आपकी हुई नहीं। एक्सपेंडिचर अगर आप पहले जितना ज्यादा रखोगे तो जो आपकी डेफिसिट टारगेट्स है वो वायलेट हो जाएंगे, और सरकार अपनी डेफिसिट को एक लिमिट से ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहती थी। तो चूंकि डिसइन्वेस्टमेंट के चलते सरकार के पास उतना पैसा आया नहीं, तो सरकार ने खर्च भी कम किया। इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए जो 1.2 लाख करोड़ रुपए बचा हुआ था मार्च के महीने में, वो पूरा खत्म नहीं हुआ होगा। अच्छा, डिसइन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हुआ? तो स्टॉक मार्केट्स इस समय पे वोलेटाइल चल रहे हैं। तो ये जो LIC का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती थी, इसको सरकार ने अभी के लिए पोस्टपोन कर दिया है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL में जो स्टेक सेल था सरकार का, इसको भी थोड़ी देर के लिए सरकार ने रोक दिया। मतलब कैपिटल स्पेंडिंग में अगर सरकार की जेब से पैसा निकल रहा है तो सरकार चाहेगी कि अलग अलग तरीके से उनके पास पैसा आए भी, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट उस लेवल पे नहीं हो पाया
केवल 2021-22 छोड़ो दोस्तों, पिछले कई सालों से, पिछले कई फाइनेंशियल ईयर से डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट सरकार मीट नहीं कर पा रही है और उसके चलते सरकार की जो स्पेंडिंग कैपेबिलिटी है वो भी इफेक्ट हो जाती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं कम हुआ है, लेकिन ऑथर यहां पे बोल रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जरूरी है, क्योंकि जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो तो सीमेंट और स्टील जैसी इंडस्ट्रीज को पुश मिलता है, इन इंडस्ट्रीज को पुश मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, जॉब क्रिएशन होती है, एक बहुत ही मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है इकोनॉमी में। कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होने से वो मल्टीप्लायर इफेक्ट चला जाता है, जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, जॉब क्रिएशन के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है भाई, तो ये व्यू पॉइंट था। और चलते हैं आज के अपने आखिरी 5वें आर्टिकल पे, मेकिंग ग्राउंड वाटर विजिबल। अभी के लिए जो सरफेस वाटर की भारत सरकार की पॉलिसीज हैं और जो ग्राउंड वाटर की भारत सरकार की पॉलिसीज हैं, ये इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रही हैं, जो कि अच्छा नहीं है। इस साल वर्ल्ड वाटर डे था 22 मार्च को। थीम थी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। यहां पे प्राइमरी फोकस क्या था सरकार का कि भाई ये जो ग्राउंड वाटर को इंपॉर्टेंस दी जाती है इसको बढ़ाया जाए, सैनिटेशन सिस्टम में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, इकोसिस्टम में, क्लाइमेट चेंज एडॉप्टेशन में। जो ग्राउंड वाटर है वो इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि जब सूखा पड़ता है तो नदियों का पानी कम हो जाता है, लेकिन ग्राउंड वाटर हमारे पास अवेलेबल रहता है। उस ग्राउंड वाटर को निकाल के एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी की जा सकती है। लेकिन इस ग्राउंड वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर पॉलिसी कंडीशंस इंडिया में अवेलेबल नहीं है। हर जगह पे इंडिया में ग्राउंड वाटर के लिए डिपेंडेंस बढ़ रही है, लेकिन स्टोर्ड ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन भी हो रहा है, उसकी क्वांटिटी भी घट रही है और उसकी क्वालिटी भी घट रही है। टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं जिससे ड्रॉट बढ़ रहा है, ड्रॉट बढ़ेगा तो ग्राउंड वाटर स्टोरेज का पोटेंशियल घटेगा। पहली चीज। अब देखिए टेम्परेचर्स बढ़ने से सबसे पहले क्या उड़ेगा? सबसे पहले उड़ेगा आपका सरफेस वाटर। अभी रिसेंटली एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ग्राउंड वाटर की टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये मई 2022 में अभी कह सकते हो कि होनी है, और यूएन वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर ये दिसंबर 2022 में होनी है। ये कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं जिसके थ्रू ग्राउंड वाटर को बचाने की कोशिश की जा रही है। इंडिया में जो एनुअल ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन है वो है 248.69 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, ये 2017 का डाटा है। जितना भी ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है इंडिया के अंदर, 89% एग्रीकल्चरल इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, 9% डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, घर में लोग सबमर्सिबल पंप लगा के निकालते हैं, और 2% इंडस्ट्रियल यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर आप देखो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो इंडिया के अंदर बताया गया, उसने ये बोला है कि इंडिया की जितनी एनुअल रिप्लेनिशमेंट रिचार्जेबल कैपेसिटी है उसका 70% से अगर आप कम यूज करते हो तो मतलब फिर ग्राउंड वाटर आगे की जनरेशंस के लिए भी बचा रहेगा, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको समझना पड़ेगा कि ये भाई एनुअल ग्राउंड वाटर विड्रॉवल में ये जो एक टर्म आया है एनुअल रिप्लेनिशेबल रिचार्ज, ये क्या चीज है? तो समझिए, इंडिया में बहुत सारे पेड़ हैं। जब किसी एक फॉरेस्ट के ऊपर बारिश होती है तो उन पेड़ों की जड़ों से पानी रिस रिस के ग्राउंड वाटर टेबल में पहुंच जाता है और ग्राउंड वाटर टेबल फिर से भर जाता है। आप अपने घरों में जब सबमर्सिबल लगाते हो, नीचे से पानी खींचते हो, तो पानी अब ग्राउंड के अंदर से बाहर तो निकाल रहे हो, लेकिन अगर आप कोई ऐसा तरीका इजाद लो जिससे आप बारिश के पानी को फिर से ग्राउंड वाटर टेबल में पहुंचा दो, तो ये एक सस्टेनेबल तरीका होगा। आप ग्राउंड वाटर से पानी निकाल भी रहे हो और वहां पे पानी वापस भर भी रहे हो। तो 70% समझिए, टोटल जितना आप ग्राउंड वाटर का पानी भर रहे हो, समझिए बारिश हुई, ठीक है ना, बारिश के थ्रू ग्राउंड वाटर सीपेज के थ्रू ग्राउंड वाटर के एक्विफायर भर गए। फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट की जड़ें होती हैं, पेड़ों की जड़ें होती हैं, पेड़ों की जड़ों के थ्रू जो ग्राउंड वाटर भरा, जितना भी एक साल में आप ग्राउंड वाटर वापस भर रहे हो ग्राउंड वाटर एक्विफायर्स में, अगर उसके 70% से कम आप हर साल इस्तेमाल करते हो तो आप सस्टेनेबली यूज कर रहे हो, मतलब आपका ग्राउंड वाटर फ्यूचर जनरेशंस के लिए खत्म नहीं होगा। लेकिन क्या ऐसा इंडिया के अंदर हो रहा है? नहीं। 2004 में जितना हम वापस ग्राउंड वाटर में पानी भर रहे थे उसका 58% यूज कर रहे थे, तो 70% की लिमिट के नीचे था। 2017 में जितना हम अपना ग्राउंड वाटर का पानी भर रहे थे एक साल में, उसका 63% हम यूज कर रहे थे, तो भाई विद इन यूजेबल लिमिट्स में था। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, पुदुचेरी में ये 70% मार्क क्रॉस हो चुका है। मतलब इन स्टेट्स में जितना पानी हम वापस ग्राउंड वाटर एक्विफायर्स में भेज रहे हैं उसके 70% से ज्यादा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर हम 70% से ज्यादा का इस्तेमाल करेंगे तो ये सस्टेनेबल नहीं है। एक समय के बाद ये ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा। एक समय के बाद आपके सबमर्सिबल से जो पानी खींच रहे हो वो आना बंद हो जाएगा।
अगर हमारे देश की 534 डिस्ट्रिक्ट्स 22 स्टेट्स का डाटा देखा जाए तो इन 534 डिस्ट्रिक्ट्स में से 202 डिस्ट्रिक्ट्स में पानी 70% से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है एनुअल रिप्लेनिशेबल रिचार्ज के। 71% से 385% में पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब जितना पानी वापस आप ग्राउंड वाटर में भेज रहे हो उसका 71 से 385% इन 202 डिस्ट्रिक्ट्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि आप अनसस्टेनेबली इस्तेमाल कर रहे हो, और अनसस्टेनेबली इस्तेमाल करने का मतलब है कि एक समय ऐसा आएगा ग्राउंड वाटर का पानी खत्म हो जाएगा। अब ये तो बात हो गई क्वांटिटी की कि भाई ग्राउंड वाटर में जितना पानी है वो खत्म हो जाएगा। एक चीज होती है क्वालिटी। बहुत सी जगहों पे ये देखने को मिल रहा है कि ग्राउंड वाटर से जो पानी निकल रहा है ना, उसकी क्वालिटी गिरी हुई है। उसमें फ्लोराइड का कंसेंट्रेशन, आयरन का, सैलिनिटी, नाइट्रेट, आर्सेनिक कंटेमिनेशन ज्यादा है। 335 डिस्ट्रिक्ट्स में नाइट्रेट पॉल्यूशन अगर आप कंपेयर करो टू 109 इन 2006, मतलब अगर आप देखो तो 2006 में लगभग 109 डिस्ट्रिक्ट ऐसी थी जहां पे नाइट्रेट पॉल्यूशन ज्यादा था पानी में। अब लगभग 335 डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया के अंदर ऐसी हैं जिसमें नाइट्रेट पॉल्यूशन ज्यादा है। और नाइट्रेट पॉल्यूशन का मतलब यह है कि उस पानी को सीधे सीधे पीने के लिए और बाकी ह्यूमन पर्पसेस के लिए आप यूज नहीं कर सकते। उस पानी में गंदगी बढ़ रही है और इसके लिए एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। जो पानी रिस्क के वापस ग्राउंड वाटर में जा रहा है वो गंदा है, और इस गंदे पानी का अगर आप डायरेक्ट यूज करोगे तो आप बीमार पड़ोगे। ये बातें बताई जा रही है। तो क्वांटिटी तो गिरी ही है ग्राउंड वाटर की, क्वालिटी भी गिरी है ग्राउंड वाटर की। ठीक है भाई, अब हम कर क्या सकते हैं? करने के लिए मिहिर शाह कमेटी 2016 की बात की जाए, जिसने क्या बोला कि सेंट्रल वाटर कमीशन और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड इन दोनों को मिला दो और एक नेशनल वाटर फ्रेमवर्क बनाओ इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव के लिए। देखिए, जो सेंट्रल वाटर कमीशन है वो नदियों के पानी के रिस्पेक्ट में बात करता है, वो पानी जो हमें सरफेस के ऊपर नजर आ रहा है, और जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है वो सरफेस के नीचे के पानी की बात करता है। इन दोनों पानी को अलग अलग प्रकार से मत देखिए, क्योंकि जो पानी सरफेस पे है वही रिस रिस के नीचे ग्राउंड वाटर में जा रहा है। तो सेंट्रल वाटर कमीशन अलग काम कर रहा है, अलग प्लान बना रहा है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड अलग प्लान बना रहा है। ये दोनों अलग अलग प्लान बना रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इन दोनों को एक मिला दो तो फिर ये दोनों मिलके सस्टेनेबली इस बात का डिपेंड प्लान बना सकते हैं कि रेन वाटर, सरफेस वाटर, सॉइल वाटर, ग्राउंड वाटर, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, वेजिटेशन को कहां कहां पे लगाना है, क्रिटिकल जोन कौन कौन से हैं, टेरेस्ट्रियल लाइफ कितना पानी इस्तेमाल करेगी, इसको रेगुलेट करना, ओवरऑल ग्राउंड वाटर का एस्टिमेशन करना, लार्ज स्केल एक्वीफायर की मैपिंग करना, रिवर बेसिन वाटरशेड बाउंड्रीज को नोटिफाई करना, लैंड यूजेस और ह्यूमन इंड्यूस चेंजेस को पकड़ना, क्रॉप पैटर्न्स और क्रॉप इंटेंसिटी को एरिया वाइज नोटिफाई करना, किस जगह पे कितना ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन करना है, कितना जरूरी है, कहां होना चाहिए, कहां नहीं होना चाहिए, इस बात को डिसाइड करना। ये सब चीजें होलिस्टिक तरीके से हो पाएंगी, अभी के लिए होलिस्टिक तरीके से नहीं हो पाएंगी। और ओवरऑल पानी को, ग्राउंड वाटर को एक कम्युनिटी रिसोर्स बनाने की जरूरत है। तो एक इंसान ओवरऑल अपने जगह पे सबमर्सिबल पंप लगा के पानी खींचे ही जा रहा है और उसके लिए आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी दे रखी है, तो ये सस्टेनेबल नहीं है। आपको एक लिमिट लगानी पड़ेगी, प्रॉपर लीगल लिमिट्स लगानी पड़ेगी लोगों के ऊपर कि भैया आप इतना ही पानी इस्तेमाल कर सकते हो। पानी को कम्युनिटी रिसोर्स की तरह दिखाना है, ना कि एक प्राइवेट रिसोर्स की तरह। लोग क्या करते हैं कि सब्सिडी की इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके एक सबमर्सिबल लगा के पानी खींचे ही जा रहे हैं सस्टेनेबल तरीके से। ये प्राइवेट यूज हो जाएगा, और पानी किसी एक प्राइवेट इंडिविजुअल की ओनरशिप में नहीं है। पानी एक कम्युनिटी रिसोर्स है, उसको कम्युनिटी रिसोर्स की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। ये व्यू पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। शिव कुमार चट्टोपाध्याय नेशनल फेलो है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के, और फॉर्मर साइंटिस्ट भी रह चुके हैं नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज के। इनके ये आइडियाज है और काफी अच्छे आइडियाज ये बताए गए। खासकर ये आइडिया अपने नोट में जरूर इंकॉर्पोरेट कर लो। सेंट्रल वाटर कमीशन और ग्राउंड वाटर जो बोर्ड है, इनको मिलाना बहुत जरूरी है। ये मिहिर शाह कमेटी 2016 ऑलरेडी बता चुकी है, अब तक ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। इमीडिएट बेसिस पे एग्जीक्यूट करना जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा, एंड इफ पॉसिबल क्लिक द जॉइन बटन। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।